जैसे से हम बेटा आज की क्लास में अपने इन्वेंट्री चैप्टर की सेकंड क्लास है बेटा। पहले क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था आपके साथ इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री ये चार्ट बनाया था क्योंकि दो शायद गैप आ गया थोड़ा सा, है ना, टेस्ट था और संडे आ गया। इन्वेंट्री कीप साइलेंट, बात नहीं करेगा बेटा भूमि प्लीज। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है बेटा। इन्वेंट्री के ऊपर बताया था मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगाता है, दो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें कितना तरीके का गुड्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, ये रॉ मटेरियल का हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, और पैकिंग का मटेरियल और स्टोर और स्पेयर्स, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर कोई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, कंसर्न का मतलब के, तो उसमें ट्रेडेड गुड्स हो गए। जैसे कि मैं मोबाइल आता हूँ दिल्ली से और यहाँ बात दैट इज ट्रेडेड गुड्स, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बेटा ट्रेडिंग का मतलब होता है जिस फॉर्म में गुड्स आते हैं उसी फॉर्म में आगे अपना 10-20 रुपए कमा के आगे सेल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। इसलिए दुकानों का नाम देखा होगा, श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी, है ना, राम ट्रेडिंग कंपनी, कमल ट्रेडिंग कंपनी, है ना, तो ट्रेडिंग करते हैं। आई बात समझे। अच्छा ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं है भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं है, बस वो कंपनी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने स्टॉक का पढ़ा। उसके बाद कहा था कि स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, नया स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, खुश स्टॉक को वैल्यू किस, नवीन को स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, दीदी स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, सक्षम किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी बीच लोअर पे करते हैं। सबका गलत है। स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज। मैंने कहा अभी तक तो आपने यही पढ़ा था कि कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि हमारे को 11th-12th में या आगे कभी भी एनआरवी नहीं देते थे। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो उसकी एनआरवी क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं होती थी आज तक हमें, तो अब हमेशा क्या रखना, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म होता है। मैंने कई बार बताया था, मैंने कहा यह बताया कि वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज, ये बात अपने इसमें लिखी हुई है। लेकिन ये बात वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 ने बताई है हमारे को। ये बात किसने बताई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बताई है। चलिए तो सर अब ये क्या था, अब बेटा आपने ये देखा, जल्दी जल्दी कॉस्ट बोल दिया हमने, ये तो बेटा कॉस्ट निकालने के मेथड है। स्टॉक वैल्यू करने के मेथड, ये किसके मेथड है, कॉस्ट निकालने के। फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, क्या होता है बेटा, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, क्या होता है बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या बताया था मैंने आपको, जो आपने परचेज किया पास्ट में, हिस्ट्री बन जाती है ना, पास्ट में परचेज किया उसको बेस बनाते हैं। तो इन्वेंट्री नोट ऑर्डिनरी, ये मेथड कब लगाते हैं, इन्वेंट्री नोट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। अगर ऑर्डिनरी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं होती, मतलब रूटीन में। अब बहुत सी चीजें रूटीन में बिकती है बेटा, और कई चीजें होती है रूटीन में नहीं बिकती, जैसे कलर, होली के कलर, है ना, रूटीन में नहीं बिकता, वो जब वो फेस्टिवल आता है तभी आता। राखी, फ्रेंडशिप बैंड, समझ लो, ये इंटरचेंजेबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत फास्टली नहीं बिकते, ठीक है। तो तो उस केस में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं। ये मेथड मैंने अभी करवाना है आपको। पहली बात आपसे ये पूछ लिया तुषार, ये कब लगाते हैं, जब इन्वेंट्री नोट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। ट्रू है ये स्टेटमेंट, हाँ ट्रू है, ये बात ध्यान से सुन लो। ये मेथड कब लगाते हैं, जब हाँ नॉर्मली वो इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, तो इसके अंदर है हिस्टोरिकल मेथड है ये दोनों। इसमें चार थे, फीफो लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। हमने दो मेथड किए थे, फीफो लिफो याद आ गया, इजी थे बिल्कुल। ये तो थे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, क्या थे बेटा, आपके दिमाग में जो आंखें क्लोज करो ना बेटा, पूरा चार्ट याद होना चाहिए आपको। सबसे ऊपर क्या, पहले मैन्युफैक्चरिंग के वो 5 स्टॉक, फिर ट्रेडिंग था, ट्रेडेड गुड्स, फिर फॉर्मूला कॉस्ट निकालने का। रिवीजन करने का सही तरीका ये होता है, रीड करके उसको आईज क्लोज करके आप रिमेंबर करो। हम रिवीजन करते हैं देख देख के, टेक्निकली रिवीजन होती है बंद करके। जो पढ़ा आपने उसको शांति से सोचो कि आपके माइंड में आ रहा है, हाँ अच्छा। देखो जो हमें फाइनल में करना है ना, फाइनल
वो तैयारी करो। वहां पर देख के रिवीजन करनी पेपर में, नहीं बिना देखे सब कुछ। तो उसको अभी जैसे ये कर लिया, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लिख के देखो उसको। तो क्या है, थोड़े से अपने आलसी हैं, वो मेहनत नहीं करते कि ठीक है रास्ता है छोड़, बस वहीं फर्क आता है रैंक का और उन चीजों का। चलिएगा, दूसरा कौन सा था बेटा, नॉन हिस्टोरिकल कोस्ट मेथड। क्या बेटा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये मैं कराऊंगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए, ये रिवीजन होगी सारे। फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे समझाई हुई है बेटा। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की वो आज जाके अपना यूट्यूब पे अपनी फर्स्ट क्लास लगा लेंगे, ठीक है, उनको अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब अपने बात करते बेटा, फिफो हो गया और लिफो हो गया। वही एग्जांपल लेके चल रहा है ये क्वेश्चन वाला। देखो बेटा, अगला मेथड हमारा क्या है, सिंपल एवरेज। अगला मेथड क्या है बेटा हमारा, सिंपल एवरेज। फर्स्ट बुक में है बेटा ये चैप्टर। देखो अगला एग्जांपल क्या है सिंपल एवरेज में, सुनना बेटा। सिंपल एवरेज, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप बताओ, वो पहले एग्जांपल को कॉपी कर रहा है सारों को, ठीक है। कौन सा एग्जांपल बेटा, सेकंड वाले एग्जांपल को कॉपी कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में बताओ, फर्स्ट लोट, आप लोट समझते हो, पहली बार परचेज किया उसमें 100 यूनिट आई, 300 यूनिट आई दोबारा, फिर तीसरी बार 400 यूनिट आई, तो वो फर्स्ट लोट, सेकंड लोट, थर्ड लोट, ये बोलते, समझ आ गया। फर्स्ट लोट कितने में परचेज किया था आप लोगों ने, तुषार ध्यान दे बेटा, फर्स्ट लोट कितने में खरीदा था, 50 रुपए। ये देखो ना, 900 यूनिट खरीदी थी कितने में, 50 में, बोलो सही है। फर्स्ट, सेकंड परचेज कितने में की थी, 400 यूनिट कितने में, 55 में। फिर थर्ड 300 यूनिट परचेज की थी 55 में, और 200 परचेज की थी फिर 60 में। थोड़ा आराम से सभ्य तरीके से, 800 यूनिट परचेज की थी 47। तो ये कितनी बार परचेज की इसने, 5 टाइम्स। इसको मैं लोड बोलो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अलग अलग डेट को परचेज की लिखा हुआ है इसके आगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में बोलता है कि सिंपल एवरेज करना है। क्या करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मतलब आपने कब कितनी यूनिट खरीदी इसको इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे को, समझ आ गया। अच्छा, एक बार खरीदी 50 की, फिर खरीदी 55 की, फिर 55, फिर 60 और फिर 47। सिंपल एवरेज में क्या होता है बेटा, आप 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, 1 2 3 4 5, डिवाइड किससे कर दोगे, ये सिंपल एवरेज होता है। आपको आता है सिंपल एवरेज करना, करो कितना आया एवरेज बेटा सिंपल, 53 पॉइंट, मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट की कॉस्ट कितनी मानेंगे आपने, 53.4। यहां तक कोई डाउट है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको सब। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स का है बताओ। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स का है, 1000 यूनिट है, सबको पता है कितनी यूनिट है। अब आपको बोलता है सिंपल एवरेज से, क्या बेटा, आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालो। क्या निकालो, क्लोजिंग स्टॉक की, किससे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट है, 1000, बोलो है या नहीं है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, बोलो बात समझ आएगी, तो कितना आ गया ये आएगा क्या, आ गया भाई, ये इसकी कॉस्ट आ गई। मतलब सिंपल है, सिंपल एवरेज से उसकी एवरेज ले लो, जितनी यूनिट बची है आपकी
उतने से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये क्लोजिंग स्टॉक की क्या आ गई वैल्यू आ गई। वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, कॉस्ट बोलना चाहिए। वैल्यू तो डिसाइड होगी कॉस्ट और एनआरवी से। तो कभी मैं वैल्यू बोल जाऊं तो समझ जाना वो फ्लो में बोल जाऊंगा, ये क्या निकली अपनी कॉस्ट निकली। कोई बात समझ आएगी नहीं? दिनेश सर इसको आप सही मानते हो? मैं इस मेथड को सही नहीं मानता, क्योंकि मेरी बात सुनो, अब बेटा ध्यान कम दे रहे हो। इसमें देखो 900 यूनिट 50 की खरीदी थी, मतलब इसमें तो अगर मान लीजिए आपने 10 यूनिट 100 रुपए की खरीद ली, कितने खरीद ली? तो चलो एक एवरेज 10 भी यूज हो जाएगी। अरे बोलो फिर डिवाइड किससे करोगे? तो इसमें पता क्या लूज पोल है वैसे देखा जाए तो, इसमें हर रेट को आप इक्वल अहमियत दे रहे हो। क्या दे रहे हो? मतलब इसको भी 1 2 एक ही जोड़ा, 3 4 5 और 6, ये मतलब आपने 10 रुपए की सिर्फ 2 यूनिट खरीदी तो भी उसको आपने एवरेज का पार्ट मान लिया। बहुत ज्यादा यूनिट तो आपने हाई रेट पे खरीदी है और बहुत कम यूनिट आपने लो रेट पे खरीदी है, तो भी उसका एवरेज बनाने में यूज हो गया। ठीक है, तो सिंपल एवरेज में ये लूज पोल है। इससे बेस्ट क्या है? वेटेड एवरेज है। क्या बेटा? वेटेड एवरेज है। अब मैं फोर्थ मेथड करवा रहा हूं, समझाएगा? वेटेड एवरेज में क्या होता है कि हम एवरेज तो निकालते हैं लेकिन जितनी यूनिट खरीदी है ना उसके वेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको देते हैं? मतलब आपने जैसे सिंपल ये दोनों बताता हूं, इधर ध्यान दे, कोई भी मत लिखो। 900 यूनिट खरीदी कितने में? 50 रुपए में। बोलो फिर आपने 400 यूनिट खरीदी, ये कितना आया बेटा? 45,000। ये कितना आया? कैलकुलेटर है यार आपके पास? जल्दी 20 जोड़ दो, आ गया। ये 67 कैसे आया? यूनिट इनटू रेट। और ये क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। ये क्या आ गया? ये प्रोडक्ट का क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट आ गया, जिसको सिग्मा बोल देते हैं अपने। अरे बोलो, अब देखो 67,000 टोटल क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। बोलो बच्चों कितनी यूनिट की? 900 और 400, कितनी यूनिट है? 1300। अब एक यूनिट की कॉस्ट, ये होती है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है? जो वेट होता है, ये वेट है, हमने 900 यूनिट को 50 के हिसाब से खरीदी तो अपने इसके वेट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 400 यूनिट 55 के हिसाब से खरीदी तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर जो जिस रेट से खरीदी गई उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जितनी यूनिट जिस रेट से खरीदी थी उसको वेट दे दिया हमने। ये एग्जैक्ट एवरेज ये मानी जाती है। सिंपल एवरेज में तो क्या होता है, कितनी यूनिट भी खरीदी हो आपने रेट लिया और डिवाइड किया, वो सिंपल। आपने पढ़ा भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर, एक तो सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा क्या था? वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में यूनिट इंटू रेट करते हैं, फिर टोटल जो है उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव यूनिट पर कॉस्ट सही ये निकलती है। ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। अब इसके अंदर भी देखो बेटा ध्यान से, क्या लिखा है? सिंपल एवरेज मेथड। क्या लिखा बेटा? सिंपल एवरेज प्राइस इज कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज ए वेरी सिंपल अप्रोच। क्या बेटा? वेरी सिंपल अप्रोच। ऑल द डिफरेंट प्राइस, हेलो, ऑल द आर एडिड, डिफरेंट प्राइस आर एडिड टुगेदर एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्राइस। बोलो बात से, सभी डिफरेंट प्राइस को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और जितने वो प्राइस है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? सिंपल एवरेज। ठीक है जी। द क्लोजिंग इन्वेंट्री is then valued according to the price ascertained. This method is generally followed by the entity using periodical inventory method. अब मैं ये बताऊंगा आपको क्या होता है periodical inventory method. Periodically inventory method, बेटा इन्वेंट्री को काउंट करने के मेथड होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है periodically inventory method और एक होता है perpetual inventory method. Perpetual inventory method. Periodical inventory method में क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने बाद हम रोक के अपना सारा फिजिकल बिजनेस का स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जैसे हमेशा 31 मार्च को
जरूर स्टॉक का क्या होता है, काउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने भी बड़े बड़े शोरूम है ना बेटा, आप कभी देखना रिलायंस के या जियो मार्ट में या किसी में भी गए हो, कभी साल में ऐसा होगा वो वैसा आज क्लोज है, क्या अंदर ऑडिट चल रही है या वेरिफिकेशन चल रही है, इन्वेंट्री की काउंटिंग चल रही है। क्योंकि काउंटिंग करते समय बीच में दो गुड्स आगे दो गए, फिर वो काउंटिंग गलत हो जाएगी उनकी, तो वो बिजनेस को उस टाइम रोक देते हैं, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या आधे दिन के लिए, जितना भी स्टॉक है। पीरियोडिकली इन्वेंट्री मेथड में ये होता है कि हम एक इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद स्टॉक को फिजिकली क्या करते हैं, काउंट करते हैं। वो इन्वेंट्री पीरियोडिकल इन्वेंट्री मेथड होता है। और परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में होता है कि हम लगातार कंटिन्यूसली, परपेचुअल का मतलब क्या, कंटिन्यूसली काउंटिंग चलती रहती है। उसमें क्या होता है, हम स्टॉक, अपना स्टॉक मेंटेन रखते हैं कंप्यूटर में, लेजर में, आया आइटम गई, हाथों हाथ पता लग जाएगा। अब किसी ने मान लीजिए, इधर देखो बेटा, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जैसे, उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए बिग बाजार है प्लीज, या रिलायंस स्मार्ट है या जियो मार्ट है, उनमें क्या होता है प्लीज, उनमें वो आपको बार कोड लगा होता है, उसमें जैसे ही वो यूनिट बेचते हैं वो हाथों हाथ स्टॉक बताता रहता है, हाथों हाथ। उनको तो इतना बड़ा मार्ट, इतना बड़ा है बेटा, उनको क्या पता, जैसे ही बारकोड से बताएंगे, जैसे मान ली पेस्ट परचेज किया आपने, पेस्ट उसके पास 1056 पीस पड़े हैं, जैसे आपने 6 पीस खरीदे, वहां पर स्टॉक अपने आप दिखा देगा कितना 1050 रहेगा। तो वैसे स्टॉक लो होता रहता है, तो मैनेजर देखता है इसका स्टॉक 10 यूनिट है कि भाई ऑर्डर कर दो। तो फिजिकली की बजाय परपेचुअली स्टॉक टेकिंग मेथड है, वो परपेचुअल लगातार स्टॉक की काउंटिंग होती रहती है उसके अंदर, ठीक है। और पीरियडिकल में हम एक पीरियड के बाद करते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड अभी मैं करवाऊंगा अभी आपको। तो इस मेथड में हमने क्या सीखा, कहता है दिस मेथड इज जनरली फॉलोड बाय एंटिटी यूजिंग पीरियडिकली इन्वेंट्री मेथड। कहता है इस मेथड का यूज कब किया जाता है, जब पीरियडिकल इन्वेंट्री मेथड अपनाते हैं ना, तो सिंपल एवरेज। अब ये लाइन यहां से कट करके आपको पेपर में दे देगा ट्रू फॉल्स में। आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको पता है ट्रू है ये स्टेटमेंट, और नहीं पढ़ी तो बेटा आप तुक्का मारोगे, ट्रू फॉल्स में से एक सही है। बात समझ आएगी नहीं? तो कहता है कि ये हम कब लगाते हैं, जब पीरियोडिकल इन्वेंट्री। सर क्यों लगाते हैं, इसका लॉजिक भी बता दूंगा मैं। अब देखो मेरी एग्जांपल, सिंपल सी बात है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में डेट देखना परचेज की क्या क्या दे रखी है। तुषार क्या क्या डेट को परचेज किया बेटा बता मेरे हैं। हाँ दिसंबर, ध्यान से सुनो, 1 दिसंबर को 0, 2 दिसंबर को परचेज 0, 3 दिसंबर को परचेज 0, 4 दिसंबर को कितनी, फिर उसके बाद बेटा, हाँ फिर तो, फिर 28 को। अब मान लीजिए उसने फिजिकल काउंट पीरियोडिकली, हेलो, पीरियोडिकली इन्वेंट्री मेथड अपनाया उसने, 31 दिसंबर को काउंटिंग की। कब की? तो 31 दिसंबर को पता क्या करेगा, वो कहेगा, मान लो उसने उससे पहले नवंबर में की थी, अब दिसंबर में कहेगा तो कहेगा अकाउंटेंट दिसंबर में क्या क्या परचेज किया, वो कहेगा ये परचेज किया। इसके बीच में इशू भी तो किए हैं उसने, यूनिट की है ना, बोलो बेटा, इसके बीच में क्या किया है, लेकिन पीरियोडिकल है, तो उसने कहा ये काउंट किया, ये परचेज किया, क्या जोड़ लो जी, डिवाइड बाय 5। अब वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो काउंटिंग 31 दिसंबर को कर रहा है, और 31 दिसंबर तक ये सारी यूनिट आ चुकी हैं, तो ये एवरेज में यूज होंगी। अब वो फिजिकल पीरियोडिकल काउंटिंग कर रहा है 31 दिसंबर को, और उसने परचेज की है 1 जनवरी को, तो वो एवरेज में यूज, क्योंकि वो उसके बाद परचेज हुई है। तो मतलब जिस दिन वो पीरियोडिकल काउंटिंग कर रहा है, उस दिन तक जो जो परचेज हो चुकी, जो उनके प्राइस है उनको बेस मानेंगे एवरेज बनाने में। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए पीरियोडिकल में यही होता है कि जिस दिन आप पीरियोडिकली काउंटिंग करने बैठे, उस दिन देखोगे कि इससे लेके इस डेट तक कितनी परचेज की आपने, किस किस रेट की परचेज की है, उस रेट को आप बेस बना लेते हो। ठीक है क्या? ये प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होता। सबसे बेस्ट मेथड वेटेड एवरेज है, क्योंकि उसमें वेट भी इंपॉर्टेंस है, जितनी यूनिट खरीदी उतनी यूनिट को वेट दे रहे हो, एग्जैक्ट तो वही बताता है। हाँ बेटा, सभी मेथड में अलग अलग वैल्यू आएगी स्टॉक की। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताया। आपको ये भी बताएंगे कि आज अकाउंट्स का पेपर है, कल लो का है, नहीं एग्जांपल दे रहा हूं, बताएगा आपको बेटा जी कौन से मेथड से निकालनी है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनो,
It does not require efforts to identifying that closing inventory belong to which consignment or loads. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता गया तुषार, कहां ध्यान है बेटा? ठीक है, थैंक यू। आई बात समझे? मैं क्या तुम मोबाइल से पढ़ता है ना, मुझे मोबाइल से। ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। It does not require efforts of identifying that closing inventory belongs to which consignment or loads. मतलब इस मेथड में ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि जो 1000 यूनिट बची वो कौन से लोट की है। हेलो, फीफो लिफो में क्या कर रहे थे? 700 उस यूनिट उस लोट में से बच गई, याद है? और 100 उस में से बच गई, याद है कि नहीं? लेकिन इसमें ऐसा है ही नहीं। ये किया था ना पागलो। कितनी यूनिट थी अपने पास? 1000। तो अब उन्होंने क्या कहा था बताओ? लिफो था ना ये आपका, ये मतलब कौन सा था? लिफो। तो आपको लिफो में बताया था कि कौन कौन सी यूनिट बच गई बेटा? बोलो। आपने यहाँ पर 500 यूनिट इश्यू की थी, तो मैंने कहा था ये 800 ये थी ना लास्ट, इसमें से जाएंगी पहले। जब ये 800 पूरी चल जाएंगी तो फिर इसमें से जाएंगी। अरे बोलो, आई बात समझे? और फिर इसमें से जाएंगी, याद है या नहीं है? पहले इसमें से जाएंगी, फिर इसमें से, और फिर इसमें से। अब इसने कितनी यूनिट इशू किया? 500। तो इसमें से कितनी गई? 500। तो इसमें कितनी बच गई? 300। ये देखो 300 लिखी है। मतलब ये 400 एडिटिव है, ये 400 एडिटिव, 50 वाली 400 एडिटिव है। मतलब ये 400 ये 400 यूनिट 50 वाले लोट की हैं। बोलो समझ आया? और ये 355 वाले लोट की हैं। और जो 800 में से 500 चली गई तो ये 347 वाले लोट की है। बोलो अलग अलग लोट की या अलग अलग, इसको कंसाइनमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? कहता यार मेरा कंसाइनमेंट नहीं आया, मतलब मेरा वो माल जो मंगाया था ना वो नहीं आया, लोट नहीं आया, दैट इज कंसाइनमेंट। समझ आ गया मेरा? तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। देखो रट्टा भी मार सकते थे लेकिन रट्टा भूल जाएंगे। अब लॉजिक समझाया, बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। It does not require efforts of identifying the closing inventory belong to which the consignment or load. बिल्कुल सही है बात। अब ये बच्चे मान ले आपने ये लाइन नहीं भी पढ़ी हुई तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आगे कहते हैं कि यूनिट जो बची है वो कौन से बिलोंग करती है, ये जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी तो भी आप बता सकते हो क्योंकि आपको मेथड पता है। उसमें अपने देखते नहीं कितनी यूनिट है, छोट छोट एवरेज क्या लिया, लोड को ध्यान रखते ही नहीं है। ये स्टेटमेंट ना पढ़े हुए भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या किया, द सिंपल एवरेज इन दिस क्वेश्चन इज, वही सेम मैंने जो किया था। बोलो समझ आएगा? कितनी यूनिट थी? 1000, वो मल्टीप्लाई करके बता दी इसने। हो गया? अब देखो देव आपके क्वेश्चन का आंसर है बेटा। Let us try to analyze the impact of FIFO, LIFO and simple average price method in will have the following chart. कहता है ये देखो पहले मेथड में आपने ये देखो 500 ये था यूनिट रिसीव्ड कितनी, एग्जांपल देखो ये यूनिट कितनी रिसीव्ड है बेटा? 10 जनवरी को कितनी यूनिट आई बेटा? 50। 500 कितने वाली? 50 वाली। फिर 15 जनवरी को कितने आई? कितने वाली? 60। अब यूनिट इश्यू की हमने कब? 20 जनवरी को 500। अब ये टेबल लेके और तीनों से आपने वैल्यू करके दिखाया स्टॉक को। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बना दिया भाई, ये 10 और 15 को परचेज किया और इसने क्या किया? इशू किया। अब अगर फीफो मेथड है तो फीफो में क्या होता है बताओ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले यूनिट खरीदी वो पहले जाएंगी। कितनी यूनिट इशू किया आपने? तो ये 500 चली गई। बोलो बची कौन सी? ये 500। तो 500 इंटू 60 यही बची। ये 500 इंटू 60 30,000 फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब अच्छा, अब दूसरा मेथड कौन सा? लिफो। लिफो में ये 500 जाएंगी तो ये 500 बच जाएंगी। 500 इंटू 50, 500 इंटू 50 25,000। अच्छा, तीसरा मेथड कौन सा है? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में कहते हैं कुछ नहीं है, 50 और 60 कितना हो गया? 110 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 55। तो वो 55 500 इंटू 55 27,500। तो अगर ये मेथड है तो स्टॉक की वैल्यू ये मेथड है तो स्टॉक की वैल्यू ये, और ये मेथड है तो स्टॉक की वैल्यू ये। बोल बात समझ आएगी? अगला मेथड मैं पहले ही समझा चुका हूं, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्या नाम है इसका? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होगा बताओ बेटा? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या बताया अभी? यूनिट इनटू परचेज प्राइस। जिस लोट की यूनिट है वो यूनिट प्लस उसकी परचेज प्राइस। ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। वेटेड एवरेज प्राइस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा कितना आया था? मतलब जो यूनिट मैं बेच सकता हूं उसकी कॉस्ट कितनी है? 67,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। बोलो बेटा
अरे बोलो ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द अवेलेबल, मतलब अवेलेबल थी जिसको हम सेल कर सकते, सेल प्राइस नहीं लेना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब देव है कि जो यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी जिनको हम सेल कर सकते थे, मतलब इश्यू कर सकते थे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, टोटल यूनिट कितनी अवेलेबल थी बताओ। टोटल कॉस्ट कितनी थी 67,000 और टोटल यूनिट कितनी अवेलेबल थी 900 और 400 कितनी 1300। यही फॉर्मूला बता रखे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, मतलब जो यूनिट हमारे पास अवेलेबल है उनकी कॉस्ट। हेलो गंगानगर अब देखो ये मेथड आ गया समझ में। इसमें लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्राइस डज नॉट कंसीडर द क्वांटिटी। बोलो बहुत सही है कि नहीं है। सिंपल एवरेज में क्वांटिटी को कंसीडर नहीं होता। परचेज इन वेरियस लोट्स, हाउएवर इट मोर लॉजिकल, मैं भी खुद बोल रहा हूँ ये बात, ये ज्यादा लॉजिकल है। हाउएवर मोर लॉजिकल टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज प्राइस यूजिंग द क्वांटिटी परचेज इन लोट एज वेट। जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी हम उसको वेट देते हैं अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड इज एग्रीगेट एंड देन द डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट द, वही सेम ये बात बता रहा है। बोलो बात समझ आई। अब देखो अब इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितनी यूनिट बची, जितनी यूनिट आपके पास बची उस यूनिट को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे जो वेटेड एवरेज प्राइस आया उससे, तो वो स्टॉक की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। तो बेटा जो जो आपने वेटेड एवरेज निकाल ली, अब आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, तो जितनी यूनिट बची उसको उससे प्राइस से मल्टीप्लाई कर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो उसने 1300 यूनिट में से 400 यूनिट बची उसके पास, तो 400 यूनिट इंटू वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। अच्छा 1300 में से 400 बची तो लोकेश 900 यूनिट कहां गई, इश्यू कर दी उसने, क्या कर दी या सेल कर दी ना। तो अगर आपने जो या सेल कर दी, क्या कर दी सेल, तो सेल करी है जो यूनिट उसका सेल प्राइस लेंगे और जो यूनिट सेल की है उसकी क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो अगर कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि जो यूनिट आपने सेल की है उसकी कॉस्ट बताओ, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितनी यूनिट आपने क्या की सोल्ड की वो यूनिट ले लेंगे और वो वेटेड एवरेज प्राइस ले लेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। देखो एग्जांपल, मैंने यही एग्जांपल कैरी कर रहा हूं मैंने 900 यूनिट खरीदी थी 500 के हिसाब से, 50 के हिसाब से सॉरी, कितना है 45,000। फिर मैंने 400 यूनिट खरीदी 55 के हिसाब से, कितनी यूनिट आई 22,000। टोटल कितना आया, ये टोटल ये 67,000 देव, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल थी, कितनी अवेलेबल थी 50 और 55, 105 यूनिट अवेलेबल थी, उपलब्ध थी उसकी कॉस्ट कितनी है 67,000 और यूनिट कितनी अवेलेबल थी 900 और 400 1300, तो 1300 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये 67,000 रुपए जो कॉस्ट है वो 1300 यूनिट की है कि नहीं है बोलो। तो डिवाइड करो एवरेज कितनी है बताओ, बताना एवरेज करके 51.53। अब सुनो, अब मान लो ये क्वेश्चन है भाई टोटल यूनिट कितनी बताओ इसमें 1300। अब इस 1300 यूनिट में से 500 यूनिट आपके पास बच गई, कितनी बच गई, अब वो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो वेटेड एवरेज से, तो 500 बच गई, रेट क्या बोलो 51.53, ये वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, जो भी आएगा ये वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो यूनिट आपने सेल कर दी, जो यूनिट आपने या इश्यू कर दी उसकी कॉस्ट निकालो। अब मेरी बात सुनो, आपके पास टोटल यूनिट कितनी थी 1300 में से देव बच गई कितनी 500, तो इश्यू कितनी की नवीन 800 या सेल कितनी की 800, तो 800 यूनिट सेल की। अब उसमें एक यूनिट का कॉस्ट क्या थी वही 51 पॉइंट कितना आया, जो भी आया ये क्या कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ये क्या कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गया। अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये दो या तीन आइटम दे दे, दो या इधर ध्यान से 2 या 3 आइटम दे दे और उसके बाद पूछ ले स्टॉक की वैल्यू या कह दे कि इतनी यूनिट इश्यू की इसकी कॉस्ट, तो आप फटाफट से उनकी वेटेड एवरेज करके उससे मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आंसर। और आपसे पूरा का पूरा पूछ ले वो
फॉर्मेट में, टेबल फॉर्म में। किसे बोले? तो लिफो से कर लिया टेबल फॉर्म में आपने, और किससे कर लिया? फिफो से कर लिया। अब टेबल फॉर्म में मैं करा रहा हूं वेटेड एवरेज से, उसी एग्जांपल 2 नंबर को। समझ आ गया? आज मैं सर एग्जांपल नंबर 2 सबको याद होगा। 1 दिसंबर को कितनी यूनिट खरीदी थी? 900। 1 दिसंबर को कितनी यूनिट खरीदी थी? 4 दिसंबर को कितनी यूनिट खरीदी थी? 900। कितने रुपए की? 50। फिर कितनी खरीदी थी? वो क्वेश्चन देख लेना भाई। अब देखो मैं कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो। On the basis of the data given in illustration number 2, 3 में वो यूज किया था। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय द वेटेड एवरेज। कहता है आप वेटेड एवरेज निकाल के दिखाओ और हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। मतलब वो क्वेश्चन ना बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं, उसी क्वेश्चन को सारे मेथड से करवा रहे हैं। ठीक है, अब सुनो वही बेटा, डेट का कॉलम, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। अब रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस में कितने कॉलम बनेंगे? 3 क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बोल समझ आएंगे? अच्छा, 4 दिसंबर को पहली डेट लिखी, बताओ कितनी यूनिट परचेज किया आपने? 900। किस यूनिट से? 50। कितना आ गया? 900 इंटू 50, 45,000 हो गया। बस इस डेट को कोई इश्यू की नहीं, क्वांटिटी में डैश 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 हो गया। अब आ जाओ बैलेंस में, बताओ 900 खरीदी थी तो बची कितनी? 900 कितने वाली? 50 वाली। कितना हो गया? 45,000। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट। फिर आपने 5 दिसंबर को क्या किया है? इश्यू किया है। चलो कितनी यूनिट इश्यू की? 500। अब इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, तुषार अब वेटेड एवरेज करनी है। अब एक ही लोट है तो वेटेड एवरेज वही आएगा। हमेशा देखना तो आपके पास कितना लोट हो, एक ही लोट हो तो वेटेड है। अब आप क्या करोगे? 900 इंटू, इधर देखो 900 इंटू 50 करोगे कितना है? 45,000। फिर डिवाइड करोगे 900 से तो वही 50 ही आएगा। तो एक ही लोट हो तो प्लीज करना भी पता, आपको पता ही वही आएगा। कितनी यूनिट इश्यू किया आपने? 500। कितने वाली? 50 वाली। 500 इंटू 50 कितने हो गए? 25,000। अब हमारे पास यूनिट कितनी थी? 900। 900 में से 500 यूनिट हमने क्या कर दी? इश्यू। कितनी बच गई? 400। कितने वाली है? 50 वाली। कितना आ गया? 20। अब इससे आगे ध्यान से सुन लो सारे, यहाँ तक कोई डाउट है? सही हो गए, बैठ जाओ एकदम सीधे स्ट्रेट। अब सुनो, 10 दिसंबर को 400 यूनिट और खरीदी उसने। कितनी यूनिट खरीदी? किस रेट वाली? 55। तो 400 इंटू 55 आ गया 22,000। अब इश्यू उस दिन की नहीं। अब आ जाओ किसमें बेटा? बैलेंस में। अब मेरी बात सुनो ध्यानपूर्वक। 400 यूनिट तो ये थी आपके पास, बोलो 5 दिसंबर को बची हुई, और आपने 10 दिसंबर को 400 और खरीद ली। खरीद ली या नहीं खरीद ली? खरीद ली। कितने खरीदी आपने? 22,000। अब मेरी बात सुनो, ये यूनिट कितने की थी? 20 की, और ये कितने की है? 22। दोबारा कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट मत करना। 20 और 22 कितना हो गया? 42। ये 42 लिख दिया। बोल लिख दिया? अच्छा, ये यूनिट 400 थी, ये यूनिट कितनी है? 400। कितनी होगी? 800। अब 42,000 जो इधर देख, इधर देख, इस डेट को, इस हमारे पास 2 ही लोट थे, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी थी? 42,000। और यूनिट कितनी थी? अब 42,000 को 800 डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ गया। सिंपल है बिल्कुल। अब दिनेश सर वहां तो सारे इकट्ठा कर दे। हाँ बेटा, वो तो छोटा क्वेश्चन दे दे। अगर टेबल फॉर्म में आपसे हर एक डेट का अलग अलग करवाया तो ये टेबल फॉर्म में हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी? अब ध्यान से सुनो। उसके बाद 11 दिसंबर को 300 यूनिट और खरीदी, 55 वाली, इंटू कर दिया 16,500। अब मेरी बात सुनो, उसके अमाउंट में अमाउंट जोड़ दो और यूनिट में यूनिट जोड़ दो। अब अमाउंट कितनी थी? 42,000, उसमें 16,500 ये जोड़ दो, 58,500। यूनिट कितनी थी? 800। ये कितनी आई? 300, 1100। अब 58,500 कॉस्ट है 1100 यूनिट की, उससे डिवाइड कर दो, वेटेड एवरेज आ गई। बहुत सिंपल है। कुछ आ रहा है समझ में बेटा? कोई बात नहीं, घर जाके दोनों क्लास एक साथ लगाना, समझ में आ जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? चलिए अब आगे क्या बोलता है बेटा? 19 दिसंबर को बेटा, कब बेटा? 19 दिसंबर। कितनी यूनिट खरीदी? 200। कितने वाली? 7। 12,000। अब बेटा इनकी कॉस्ट ये थी, अब 12,000 कॉस्ट और जोड़ दो इसमें 58 में, कितना हो गया? अच्छा, यूनिट कितनी थी?
अब 200 और आ गई तो कितनी होगी 1300। अब इसको 1300 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज आ गई आपकी। बोलो समझ आएगी नहीं आया? नेक्स्ट, उसके बाद आपने इश्यू की, कितनी यूनिट इश्यू की 600। अब सुनो 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 ध्यान से, 600 इश्यू की, फीफो में तो पहले वाली जाती, लीफो में लास्ट वाली जाती, वेटेड एवरेज में ऐसा कोई चक्कर है नहीं। हमारे पास इस दिन इसी बैक डेट को कितने स्टॉक थी 1300 यूनिट, और उनकी एक सिंगल वेटेड एवरेज की हमने 54 रुपए 23 पैसे। तो बेटा 600 यूनिट गई 54 रुपए 23 पैसे की। अब बच्चा बोलता है ये 54 रुपये 23 पैसा क्या गया इस डेट से पहले। यस, इस डेट से आ रहा है समझ में बेटा? इस डेट से पहले जो परचेज की थी वहां तक की आप क्या देखोगे, एवरेज देखोगे। अब बताओ ये आपने इशू कब किया 20 को, 20 तारीख से पहले परचेज के 19 तक जो यूनिट की हुई थी उनकी एवरेज 54 रुपए 23 पैसे थी। तो अब जो यूनिट इश्यू कर रहे हैं वो 54 रुपए 23 पैसे की जाएगी बेटा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो बेटा 600 यूनिट आपने इश्यू कर दी, कितने की 54.23, ये क्या 32,538। अब बेटा ये यूनिट कितनी थी, कितनी इश्यू कर दी तो कितनी रहेगी, ठीक है। और अब आप सुन लो बेटा ध्यान पूर्वक, अब यहाँ बच्चा गड़बड़ कर देता, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज चेंज नहीं होगी, वही एवरेज चेंज कब होती है, जब परचेज करते हैं और लोट। अब तो उस लोट में से क्या किया हमने, इश्यू किया, तो आपके पास कितनी यूनिट रहेगी 700 रहेगी। अब यहाँ बच्चा ना यहाँ पॉइंट में आ जाता है, तो आप यहाँ गलती करने की बजाय ये गलती मत करना। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बताओ, 70,000, उसमें से 32,538 के गुड्स भेज दिया आपने, तो लेस करके सीधा लिख दो, 1-2 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा फिर, नहीं तो पॉइंट की वजह से फर्क आ जाता ना। तो आपके पास टोटल कॉस्ट ये थी, इतनी कॉस्ट की इश्यू होगी, तो बाकी कॉस्ट लिख दो इसमें से, और एवरेज वही रहेगी। एवरेज सक्षम चेंज कब होगी, जब परचेज करेगा। अगर परचेज की को इश्यू करेगा तो एवरेज वही रहेगी, और बैलेंस की भी एवरेज वही रहेगी। एवरेज चेंज कम होगी जब उसमें नई अमाउंट ऐड होगी और नई क्वांटिटी ऐड होगी। बोलो समझ आएगी नहीं है? नेक्स्ट अब देखो, उसके बाद बेटा ये बैलेंस हो गया, फिर 28 तारीख को 800 यूनिट खरीदी 47 के हिसाब से, ये मल्टीप्लाई कर दिया 37,600 आ गई। अब देखो ये 37,962 था, ये 37,600 की और आ गई, तो अमाउंट में अमाउंट जोड़ दो, जोड़ दी 75,000 हो गया, और यूनिट में यूनिट जोड़ दो, यूनिट कितनी थी 700, 8, 1500। अब इस अमाउंट को 1500 से डिवाइड कर दो, एवरेज पता लग जाएगा आपको। यार बहुत सिंपल है बेटा। अब आप ये कहोगे ये तो आता है, अब इसको बच्चा वही कामयाब है कि इसको बंद करके अपने हाथ से करेगा जो। अब तो आप सुन रहे हो समझ में आ रहा है, आप बंद करके इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करोगे, क्वेश्चन लिख लो उसको करके देखो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ये एवरेज आ गई। अब उसके बाद फिर बेटा देखो 29 तारीख को 500 इश्यू कर दी, ये 1500 थी, इसमें से 500 इश्यू कर दी, एवरेज मेरे को पता ही ये हो गया। अब 1500 में से 500 की तो कितना रहेगा 1000, इसकी टोटल कॉस्ट ये थी, इतनी कॉस्ट का मैंने इश्यू कर दिया, इसमें से ये लेस कर दो, ये 50,000 की बच गई, एवरेज वही रहेगी। एवरेज कब बदलेगी, जब और परचेज करेंगे तब। खत्म हो गया बेटा। ये कौन सा मेथड था, कोई डाउट है तो बोल दो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप करके दिखाओगे मेरे को। चलो वेटेड एवरेज से बात, हाँ टेबल। सब अपनी बुक्स क्लोज कर दो, मॉड्यूल जिसके पास है मोबाइल बंद कर दो सब। दिख रहा है सभी को, साफ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, फॉलोइंग आर द डिटेल आर सेपरेट पर श्री राम मिल्स। देखो बेटा सुनो, एक ओपनिंग स्टॉक 0 था, एक जनवरी को परचेज की 100 यूनिट 300 के हिसाब से, फिर इश्यू की 50 यूनिट। सर कितने के हिसाब से इश्यू की, अरे इश्यू की बताएगा थोड़ा ना, इश्यू का तो आपको यूज करना होगा। अब क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज बेसिस से करना है आपको। बनाओ टेबल फटाफट।
इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग। एक सिंपल सी बात बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में आता है, यस आता है। ट्रेडिंग पेंडल को इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट में पढ़ाया हुआ आपको। आप बेटा चैप्टर को रिवाइज करते रहो बेटा साथ साथ प्लीज। इनकम स्टेटमेंट में आता है, आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू कर दिया, क्या कर दिया, तो हिमांशु उससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हिमांशु प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा आएगा। सही, सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कौन साइड में आता है, सीआर साइड में आता है। सीआर साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया तो कम आएगा। ये तो करने से इफेक्ट पड़ेगा। अब कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब इस गलती को सही करेंगे, क्या करेंगे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रिवर्स आंसर आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया, इस वजह से प्रॉफिट क्या आएगा, कम। जब रेक्टिफाई करोगे तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन में जरूर देखना कि क्या पूछा है, कि बाय द मिस्टेक इफेक्ट पूछा है या मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद इफेक्ट पूछा है। क्योंकि मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद का इफेक्ट उससे रिवर्स होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो बेसिक बता रहा हूं ये सारा। इन्वेंट्री को वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी विचेवर लोअर उस पे करेंगे बेटा, समझ आ गया, ठीक है। यही वही बातें बता रखी है, स्टॉक इंक्रीज होगा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट होगा, ओवरकास्ट में ज्यादा तो प्रॉफिट भी क्या आएगा, ओवरकास्ट आएगा, वही बातें लिखी हुई है। आगे बात समझे, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग। अगर ओपनिंग ओवरकास्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम। और ओपनिंग अंडरकास्ट है तो प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डीआर में आता है, वो बातें लिखी हुई है। बात समझ आ गई। उसके बाद स्टैच्यूटरी कंप्लायंस होती है बेटा। स्टैच्यूटरी कंप्लायंस होते हो, कानून की कंप्लायंस, लॉ की कंप्लायंस। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है लीगल। अब हमारा आपको पता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बेटा, हमारे को शेड्यूल थर्ड होता है ना, शेड्यूल थर्ड पढ़ा है आपने, बताया भी था। कंपनी एक्ट में शेड्यूल थर्ड में फॉर्मेट दे रखे हैं पेंडल और बैलेंस शीट के। देखा, शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट रिक्वायर वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स। कहता है शेड्यूल थर्ड में ये लिखा हुआ है कि आप हर प्रत्येक क्लास का गुड्स की वैल्यू करोगे। रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, अंडर ब्रॉड हेड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब आपने अकाउंटिंग करने में कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है, ठीक है। अडोप्टेड इन मेजरिंग द इन्वेंट्री इंक्लूडिंग कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। लिफो यूज किया, फिफो यूज किया, सिंपल एवरेज किया, वेटेड एवरेज किया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस किया, स्पेसिफिक मेथड यूज किया। आपको बताना होता है कौन सी पॉलिसी बनाई और इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया। ये हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, पेंडल और बैलेंस शीट। याद आपने बनाया कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम फ्रॉम रेवेन्यू सेल्स, याद आया। फिर बैलेंस शीट बनाई, उसके नीचे क्या बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। वहां पर सब बातें क्या करनी होती है, दिखानी होती है। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना, पेंडल बैलेंस शीट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी न्यूज के नीचे भी डिस्क्लोज देने होते हैं लिख लिख के, ठीक है। तो वहां पर लिखना पड़ता है हमारे को। वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी डिस्क्राइब करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दिखाते हैं कि हमने कौन सा मेथड यूज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहाँ बताया हुआ है, शेड्यूल थर्ड में। शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आप कौन सी पॉलिसी अपना रहे हो, कौन सा मेथड अपना रहे हो स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड दिस क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट द एंटरप्राइज। मतलब टोटल इन्वेंट्री की कितनी अमाउंट है, टोटल इन्वेंट्री की कितनी अमाउंट है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू बी एंटर, क्लासिफिकेशन देना पड़ता है, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना, WIP का कितना, फिनिश गुड्स का कितना, अलग अलग तरीके से। आई बात समझे। द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री आर रॉ मटेरियल, ये वही भी लिखा होगा, समझ आ गया। मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया पूरा डिटेल में, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, पैकिंग मटेरियल का और लूज एंड टूल्स का, वही लिखा हुआ है, देख लो चाहिए। समझ आ गई मेरी बात, मतलब मेरा कराया हुआ है, आपको बता रहा हूँ इसमें, ये ठीक है। ये शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अपनाई, कौन सा मेथड अपनाया, और उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ आ गई। बोलो बेटा, अब ध्यान से सुनना। ये इसके बाद जो काम का है वही बता रहा हूं आपको। अब
नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है ये मैंने बता दिया, इसने 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में मतलब है कि जो सेल्स प्राइस है, जो क्या बेटा, उसमें से आप उसको सेल करने के जो भी खर्चा लगेगा, जो भी एक्सपेंस लगेगा, उसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लीजिए मैंने गुड्स बेचे 5,000 के, और 5,000 के गुड्स बेचने के लिए मैंने 500 रुपए कमीशन पे कर दिया, 5,000 में 500 तो कमीशन चला गया, तो बचा कितना 45, तो 45 मेरा क्या आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोलो बात समझ आएगी। अब उसके बाद आता है हमारा बेटा इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम मैंने पढ़ाया था, पहला पीरियोडिकली इन्वेंट्री सिस्टम, अभी बता के आया था मैं आपको। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का सिस्टम बता रहा हूं। अब स्टॉक को वैल्यू करने के वो क्या थे, मेथड थे, अब क्या है सिस्टम। एक तो पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिकली क्या होता है बेटा, हम एक टाइम के अंतराल में, अंतराल का मतलब पीरियोडिकल इंटरवल, जैसे वी कैन से 3 मंथ, 1 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, साल में 1-2 बार 3 बार अपने स्टॉक को क्या करते हैं, एक पीरियड के बाद काउंट करते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम होता है, पीरियोडिकल सिस्टम होता है। और कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मैंने अभी बताया था, बिग बाजार ये बाजार, उसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये दोनों बताए थे आपको, अब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, सुनो ध्यान से। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं बेसिक थ्योरी टाइप से है ये, लेकिन है प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। उसके बाद जो 2 मेथड रहेगी आपके, एक तो नेट सेलिंग प्राइस वाला और एक स्पेसिफिक वाला, वो करवाऊंगा, आज तो होंगे नहीं, कल की क्लास में होंगे। सुनो बेटा, periodical inventory system is a method of ascertain inventory by taking actual physical count। पीरियोडिकली रिकॉर्ड सिस्टम में आप एक्चुअल में फिजिकली हर यूनिट को क्या करते हो, काउंट करते हो। जैसे कोई सुपर बाजार है, उसमें कितनी आइटम्स होती है, उसमें देखते हैं स्टॉक, सोप इतनी है, सर्फ इतना है, ये सॉस के पैकेट इतने हैं, ये इतने, हर चीज का क्या होता है, स्टॉक को फिजिकली क्या करते हो, काउंट करते हो। और मेजर और वेट, अब चीनी है, उसको तो काउंट तो नहीं कर सकते, चीनी का 1 दाना 2 दाना, उसको तो वेट ही करेंगे। तो चीज पे डिपेंड करता है कि वेट करना है या काउंट करना है। जो यूनिट्स में वो क्या हो जाएगी, काउंट। और जो समझो दाल होगी, चीनी होगी, ये वेट होगी, वजन होगा इसका। ठीक है, ठीक है, सुनो बेटा प्लीज। एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स ऑन हैंड एट ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को हम क्या करते हैं, फिजिकल काउंट करते हैं। ऑन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड, और उस पर इन्वेंट्री को क्या करते हैं, अपने वैल्यू करते हैं। ऐसा फिजिकल काउंट तो 31 दिसंबर को होना बहुत जरूरी है। सुनो ध्यान से, ऑन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड, 31 मार्च को तुषार बेटा जरूर फिजिकल काउंट होता है। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में सक्षम, 31 मार्च को बहुत से काम होते हैं, बैंक बैलेंस भी देखना होता है और भी, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता कि बिजनेसमैन 31 मार्च को क्या करे, फिजिकल काउंट करे। बिजी है बिजनेस में या आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो जब एंड ऑफ द ईयर के नियरेस्ट जाके भी काउंटिंग कर सकता है। एंड ऑफ द नियरेस्ट जाके, जैसे 26 मार्च को कर लिया, 25 मार्च को कर लिया, 28 मार्च को कर लिया, या 4-5 अप्रैल को भी कर लिया। तो सर अपने तो 31 मार्च को 31 मार्च का स्टॉक दिखाते हैं ना, हम क्या दिखाते हैं, किसका दिखाते हैं, स्टॉक 31 मार्च का। तो सर 31 मार्च का स्टॉक कैसे दिखाएंगे जब हमने 24 मार्च को फिजिकल काउंट कर लिया। देखो ध्यान से सुनो, आपने 24 मार्च को फिजिकल काउंट कर लिया, आपको एक्चुअल स्टॉक की पोजीशन पता लगी, उसके बाद 31 मार्च तक के कितने दिन रह गए, 6-7 दिन। 6 दिन में जो आपने परचेज किया वो उसमें क्या कर दोगे, बोलो अपडेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और 6 दिन में जो आपने यूनिट सेल की वो क्या कर दोगे, चलो 31 मार्च का आ गया। बोलो समझ आ गया। अच्छा आप या तो 31 मार्च को करो काउंट करते हो तो फिर एडलेस की जरूरत नहीं है। 31 मार्च को शाम को 5 बजे शॉप कर दो बंद, बाहर लगा दो वो बोर्ड, लगा दिया। जैसे बैंक 31 मार्च 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी की क्लोजिंग रखता है, बैंक बंद होता है 1 जनवरी को, तो क्लोजिंग करता है उसको, समझ रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो किसी नियरेस्ट डेट को भी अपने कर सकते हैं। अब मान लो उसने नियरेस्ट डेट में सिलेक्ट की 5 अप्रैल, मतलब एंड ऑफ द ईयर के बाद, तो अब देखो रिवर्स होगा। 5 अप्रैल का स्टॉक काउंट कर लिया,
हमें 5 अप्रैल का नहीं चाहिए, हमें 5 अप्रैल से किसका चाहिए, पहले का 31 मार्च का। अब क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेके क्या बेटा 5 अप्रैल तक जो परचेज किए वो उसमें जुड़ गई, वो नहीं जुड़नी चाहिए, और वो जो सेल किए वो क्या कर देंगे, अब उसको रटोगे तो गलत हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, ऐड होगी या लेस होगी। हाँ बेटा, और 31 मार्च का 31 मार्च को शो थोड़ा ना था, फाइनल अकाउंट तो बाद में बनते हैं, 31 जुलाई को रिटर्न भरनी होती है, मतलब 31 मार्च तक का हिसाब देना होता है डिपार्टमेंट को। देखो फाइनेंशियल ईयर बनते हैं अप्रैल से मार्च के, लेकिन 31 मार्च तक का प्रॉफिट लॉस, तो 31 मार्च तक का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, 31 मार्च तक के खर्चे लेंगे, 31 मार्च तक की इनकम लेंगे, 31 मार्च तक का स्टॉक लेंगे 31 मार्च का। लेकिन ये मतलब नहीं ये सब कैलकुलेशन आप 31 मार्च को ही करो, बाद में भी कर सकते हो। समझ आएगी मेरी बात, फिजिकल काउंट समझ आ गई कि नहीं आएगी बात। अब ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं जो आपको लगेगा थ्योरी, थ्योरी नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। It is because of actual physical count that the system is also called physical inventory system। मतलब periodical inventory system को हमने physical inventory system भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें physical count करते हैं एक एक चीज को। The cost of goods sold is determined as shown below। अब cost of goods sold में आप प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करो, मतलब जो गुड्स आपने सेल किया उसकी क्या थी, कोस्ट। अब सुनना क्या कहता है, अब ये फॉर्मूला सुनना बड़े आराम से, कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखा, ओपनिंग स्टॉक, अरे बोलो, प्लस परचेज, बोलो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही फॉर्मूला है, कोई नया तो नहीं है। धन्यवाद। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम इज ए सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। अब ये इसका क्या बता दिया, बेनिफिट, क्या बता दिया, पहला बेनिफिट सिंपल है, दूसरा बेनिफिट लेस एक्सपेंसिव। अब इसकी ये तो मेरिट होगी, बेनिफिट हो गई। अब बता रही डीमेरिट, डीमेरिट में पता क्या कहेगा, यहाँ लेस एक्सपेंसिव है, डीमेरिट में कहेगा ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब बच्चा कहेगा सर ये कंफ्यूज है क्या, कंफ्यूज नहीं है, पॉइंट बनाना है। कहता अगर फिजिकल काउंटिंग साल में 6-7 बार करेंगे तो फिर खर्चा तो बढ़ ही गया, साल में 1-2 बार करोगे तो कम खर्चा लगेगा, और साल में 7-8 बार करना पड़ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ लेस बोल रहा था यहाँ क्यों बोलने लग गया, एक बात। ठीक है, सिंपल है ये बात, ये काउंटिंग करना है कोई भी कर लेगा, सिंपल ये क्या है, सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। देन द परपेचुअल सिस्टम, कहता परपेचुअल सिस्टम से ये सस्ता है, ठीक है, उसमें तो रेगुलर चलता है। इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री अकाउंट इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कहता है इस सिस्टम के अंदर हम एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ज्यादा बढ़िया है, लास्ट, ठीक है। कहता क्या होता है कई बार इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री अकाउंट इज एडजस्टेड, कभी भी वर्ड लिखा ना एडजस्टेड, इसका मतलब इसमें कुछ एडलेस होने वाला है। क्या कहता है, अकाउंट इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस सिस्टम सफर फ्रॉम वेरियस लिमिटेशन। कहता है इसमें बहुत सारी क्या है, लिमिटेशन है, मतलब इसकी डिसएडवांटेज भी है। कहता है इसमें हम अकाउंट को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना। एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा, 24 मार्च को काउंट करोगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, 6 अप्रैल को काउंट करोगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, 31 को करोगे तो जरूरत नहीं, समझाया। अब इसकी लिमिटेशन, फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस ए ईयर। कहता है एक साल में 2-3 बार करना पड़ता, मोर देन वंस ए ईयर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर बाय मेकिंग दिस सिस्टम इज मोर, समझ आ गया मेरे पास। कहता हमें, ठीक है जी, फिजिकल काउंट ऑफ गुड्स रिक्वायर क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कहता फिजिकल काउंट अगर अच्छे से करनी है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बताए, क्योंकि आप फिजिकल काउंटिंग कर रहे हो, वो भाई साहब आए 4 आइटम उठा के लेंगे बीच में से, वो भाई रख दे वापस काउंटिंग हो रही है, कहते यार मेरे को जरूरत है, फिर एक लेडीज आई, काउंटिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो रही बार बार। तो इसलिए आपको उस टाइम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को क्या रखना पड़ेगा, शट डाउन रखना पड़ेगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये खुद भी पढ़ सकते हो कि आपको दिमाग में आ जाए, और कोई भी ये मत कहना थ्योरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ
एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज टेकन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखना ये इंपोर्टेंट बहुत है पॉइंट बेटा, सुना दे रहा प्लीज। एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज टेकन एज ए रेजिड्यूल फिगर, रेजिड्यूल अमाउंट, रेजिड्यूल का मतलब होता है बचा हुआ, स्क्रैप वैल्यू बताया ना वहां पे, रेजिड्यूल फिगर, रेजिड्यूल अमाउंट, देखना ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज टेकन एज ए रेजिड्यूल, मतलब सुना, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू पिलफरेज, डैमेज और इवन फ्रॉड। सर क्या बोल गया, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन ए रेजिड्यूल फिगर, ये लिखा ना, आ जाओ फॉर्मूले, आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस, अगर ध्यान दोगे ना तो बहुत जबरदस्त समझ आएगा ये फॉर्मूला, आपको लगता है इजी है, इस फॉर्मूले में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या किया, माइनस क्या किया, अब जो अमाउंट बैलेंस शीट फिगर आई उसको क्या मान लिया आपने, दैट इज रेजिड्यूल फिगर, जो बच गया वो क्या है मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ओपनिंग में परचेज जोड़ी, क्लोजिंग हटाया, जो आया बचा हुआ वो क्या मान लिया, रेजिड्यूल फिगर, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मान ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परचेज आपने 1 लाख की थी, 1 लाख जुड़ेगी, 10,000 के कुछ अकाउंटेंट अपने घर ले गया, आपने परचेज 1 लाख मान ली, अब ओपनिंग में परचेज जुड़ेगी, क्लोजिंग क्या हो गया, माइनस हो गया ना, जो बचा उसको क्या मान लिया, उसमें 10,000 का तो वो अपने घर ले गया, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स में जुड़ा हुआ है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अरे पकड़ा गया तभी तो माइनस करोगे ना, वो कहता हम लोग डिफरेंस जो आया उसको रेजिड्यूल फिगर को क्या मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इससे पिलफरेज छोटी मोटी चोरी होती है ना, पिलफरेज मतलब लीकेज, जो हाँ डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, वो सब किसका पार्ट बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स का। हाँ अगर आपको पता लगे 10,000 वो घर ले गए तो उसमें माइनस करोगे, पिलफरेज होगी थी 1,000 रुपए की वो माइनस करोगे, डैमेज हो गई 3,000 की वो माइनस करोगे, अगर वो पता लगा तो ही करोगे, नहीं पता लगा तो आप उस किसका पार्ट मान लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। दैट इज द लिमिटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोलो बात समझ आएगी नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम, मेरे को पता है इस बात का, कहता इसमें इन्वेंट्री का कंट्रोल नहीं होता, इन्वेंट्री का क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, समझे, वहां पर तो हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या अकाउंटिंग है, वहां कंट्रोल है भाई साहब। तो रिलायंस में कोई मुकेश भाई अंबानी आके थोड़ा बहुत बैठा है वहां पे, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो स्टॉक जिसका है उसकी जिम्मेवारी होती है, आपको पता ही है, काउंटेड आता है, काउंटेड जाता है, देखते नहीं वो गेट कीपर वाला भी बिल से लेके बेचारे को आता है, फिर 1 2 3 काउंट करके वो काउंट झोड़े में निकलवाता है, वापस निकाल, बाहर निकालना, अपने को गुस्सा तो बहुत आता है, करे क्या, निकाल के फिर काउंट कराना पड़ता है उसको एक एक पीस, है ना। चलिए सुनो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्वेंट्री इन हैंड एंड वैल्यू देयरफॉर, कहता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं आती, इन्वेंट्री की वैल्यू लेनी है तो भैया वो निकालना पड़ेगा पूरे डिटेल में, ठीक है जी। इट इज डिफिकल्ट टू प्लान ऑपरेशन, एग्जांपल हाउ मच और व्हेन ऑर्डर और मैन्युफैक्चर, कहता इसमें है ना, इनमें अकाउंटिंग करते हैं उसमें हमारे पास इन्वेंट्री कितना है वो हमें नहीं पता होता, अरे इन्वेंट्री कितना है वो हमें कब पता लगेगा, जब हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे, फिजिकल काउंटिंग करने लगा, वो कहता भाई साहब वो लेक्स शॉप कितनी है, कहता उसको खत्म हुए 3 दिन हो गए, कहता कस्टमर वापस जा रहे हैं, बोलो नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो मेरी बात सुनना, ये कहता है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्लान ऑपरेशन, एग्जांपल हाउ मच और व्हेन द ऑर्डर और मैन्युफैक्चर, मतलब कब ऑर्डर दिया जाए या कब चीज बनाई जाए पता ही नहीं, 1 महीने से खत्म है, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है और हम बना रहे हैं। अब सीए इंस्टीट्यूट की बुक का ऑर्डर करो, सीए फाइनल की इकोनॉमिक लॉ की बुक है वो आउट ऑफ स्टॉक है, कई दिन से है ही नहीं कहता हमारे पास, तो उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट को ये रूल अपनाना चाहिए जो लिख के दिया बुक के अंदर, अरे बोलो आई बात समझे। दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय स्मॉल एंटरप्राइजेज, is easy to count physical inventory, this system is not considered suitable for medium or large enterprise, generally perpetual inventory system, बड़ा लार्ज है वो क्या यूज करेंगे, perpetual, समझ आ गया, और स्मॉल है वो क्या यूज करेंगे, पीरियोडिकल, खत्म हो गया। ये क्या था बेटा, पीरियोडिकली इन्वेंटरी सिस्टम, आगे कल करेंगे, थैंक यू।